हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट pandas lock एंड ilock मेथड्स को। सबसे पहले समझते हैं pandas lock मेथड को। एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाय लेबल और लेबल्स और अ बूलियन एरे। लॉग मेथड का यूज करके हम डेटा फ्रेम में ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स को उनके लेबल से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली लॉग मेथड डेटा फ्रेम में डिजायर्ड लोकेशन की वैल्यू रिटर्न करता है, जिस लोकेशन का इनपुट दिया गया हो। इसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम डॉट लॉग स्क्वायर ब्रैकेट। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर pandas को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट pandas एस pd। अब उसके बाद csv फाइल को इंपोर्ट करते हैं pd.read अंडरस्कोर csv पैरेंथेसिस। यहाँ पर हम देंगे फाइल का पाथ। तो यहाँ पर हमने फाइल का पाथ दे दिया है। अब इसको हम एक वेरिएबल नेम देंगे और उस वेरिएबल नेम को कॉल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा csv फाइल इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम इस डेटा फ्रेम पर अप्लाई करेंगे लॉक मेथड को। df.lock स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम कई तरह के इनपुट्स दे सकते हैं। उसको जानने के लिए शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उसमें इनपुट दे सकते हैं सिंगल लेबल, लिस्ट और एरे ऑफ लेबल्स, अ स्लाइस ऑब्जेक्ट विथ लेबल्स और बूलियन एरे ऑफ सेम लेंथ लाइक ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इन फॉर्मेट्स में हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनपुट देते हैं सिंगल लेबल के रूप में। लेबल का मतलब होता है इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो चलिए हम यहाँ पर पहला लेबल लेते हैं 0 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 लेबल में जितने भी रो के वैल्यूज थी और उनके कॉलम नेम्स यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। सिमिलर अगर हमें लास्ट वाले रो की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम वहां पर इनपुट देंगे 4 जो कि है उसका लेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4th रो की वैल्यू को यहाँ पर इसने रिटर्न किया है। अब इसके बाद हम इनपुट देंगे लिस्ट ऑफ लेबल्स, लिस्ट और एरे ऑफ लेबल्स। तो चलिए तो उसके लिए यहाँ पर लेते हैं df.lock लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर हम इनपुट में मल्टीपल इंडेक्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देते हैं 0 और देते हैं 1। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 और 1 इंडेक्स वाली रोज की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो चुकी है। तो इस तरह मल्टीपल रोज को प्रिंट करने के लिए हम लिस्ट ऑफ लेबल का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 4। एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 4 मतलब डिजायर्ड इंडेक्स वाली रो की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो चुकी है। तो इस तरह आप लिस्ट ऑफ लेबल का यूज कर सकते हैं किसी भी मल्टीपल रोज को प्रिंट करने के लिए। अब इसके बाद हमें क्लास वाले कॉलम की सिर्फ 4th इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं df.lock और यहाँ इसके बाद हम देंगे इंडेक्स और उस कॉलम का नेम। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास वाले कॉलम में 4th इंडेक्स की वैल्यू थी 12 जो यहाँ पर रिटर्न हो चुकी है। तो इस तरह स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इनपुट देंगे अ स्लाइस ऑब्जेक्ट विथ लेबल्स के रूप में। तो यहाँ पर हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लेते हैं df.lock। तो चलिए हम स्लाइस करते हैं 0 2 3 और यहाँ पर लेते हैं क्लास। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 3 इंडेक्स तक की क्लास वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है 0 1 2 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 0 to 2 और यहाँ पर हम देते हैं लास्ट वाले कॉलम का नेम, वो है परसेंटेज। तो इस तरह परसेंटेज वाले कॉलम की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है 0 to 2 तक। और इसके बाद हम लॉक मेथड में बूलियन फॉर्मेट में भी इनपुट दे सकते हैं। बूलियन एरे ऑफ द सेम लेंथ एज द एक्सिस बीइंग स्लाइस्ड। यहां फॉल्स फॉल्स ट्रू का यूज करने से ये रिटर्न करता है बूलियन लिस्ट विद द सेम लेंथ एज द रो एक्सिस। तो उसके लिए हम यहां पर लेते हैं df.lock फॉल्स
false, true। तो false false true रिटर्न करता है boolean list as the same index as the same row। अब हम लॉक मेथड में कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर लेते हैं df। अब यहां पर हमने लिया क्लास वाला कॉलम। अब क्लास वाले कॉलम में हमें चाहिए सिर्फ लेस देन 11 वाली वैल्यूज, लेस देन 11 वाली वैल्यूज मतलब 10 वाली वैल्यूज। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लास इज लेस देन 11, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन 11 वाली रो ही प्रिंट हुई है, यानी कि 10। अब हमें इस पूरे डेटा सेट की जगह लेस देन 11 वाली सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे परसेंटेज। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज वाली वैल्यू ही प्रिंट हुई है, जो कि लेस देन 11 वाली वैल्यूज हैं। अब लॉग मेथड के बाद हम समझेंगे आई लॉग को। तो pandas आई लॉग इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, मतलब इसमें नंबर से या इंडेक्स से रोज या कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट आई लॉग स्क्वायर ब्रैकेट। लॉग मेथड में क्या होता था, वहां पर लेबल की मदद से हम रोज या कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आई लॉग में हम रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं उनके नंबर से। बेसिकली लॉग एंड आई लॉग मेथड से डेटा सेलेक्टिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, मतलब डिजायर्ड डेटा, जितने डेटा की हमें जरूरत है उसको सेलेक्ट करना। तो चलिए अब आई लॉग को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं df डॉट आई लॉग स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम इनपुट दे सकते हैं कई टाइप से, जैसे इंटीजर, लिस्ट ऑफ एरे, स्लाइस ऑब्जेक्ट, बुलियन एरे। यहाँ लगभग सब सेम है, बस डिफरेंट क्या है, इंटीजर। लॉग में हम इनपुट देते थे लेबल के रूप में। तो चलिए जैसे यहाँ पर हम लेते हैं एक इंटीजर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 इंटीजर, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हुई है। अब इसको अगर सिस्टमेटिकली प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टमेटिकली सेम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो चलिए अब इसके बाद हम इनपुट देंगे स्लाइस ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हो गया कॉलन, मतलब ऑल रोज, एंड उसके बाद देते हैं इनपुट 0। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल रोज प्रिंट हुई है, लेकिन सिर्फ 0 वाला कॉलम प्रिंट हुआ है। 0 वाला कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम, स्टूडेंट आईडी। इस रिजल्ट को हम आई लॉग का यूज करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम यूज करें लॉग को, वो एरर शो करता है, कैन नॉट डू लेबल इंडेक्सिंग। तो इसको हम आई लॉग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद समझते हैं लिस्ट ऑफ लेबल्स को 0,1। तो इस तरह यहाँ पर 0 और 1 इंडेक्स वाली वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न हुई है। अब इसके बाद हम आई लॉग में इनपुट देंगे बूलियन ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर बूलियन ऑब्जेक्ट का यूज करने से वैल्यू रिटर्न हुई है सेम लेंथ एज इंडेक्स। तो इस तरह लॉग और आई लॉग मेथड का यूज करके हम डेटा फ्रेम से रिक्वायर्ड डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिकल किया उसका डेटा सेट और कोड के लिए हमारी वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको लॉग एंड आई लॉग मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। पैंडास ग्रुप बाय फंक्शन को पिछले ट्यूटोरियल में हमने पैंडास के लॉग एंड आई लॉग मेथड को समझा था कि इनको कैसे यूज करके हम डेटा फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनमें यूज होने वाले सभी इनपुट्स के बारे में हमने समझा था। तो आज हम पैंडास के ग्रुप बाय फंक्शन को समझेंगे। व्हाट इज पैंडास ग्रुप बाय फंक्शन? ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है? पैंडास ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ग्रुप बाय फंक्शन का यूज डेटा को स्प्लिट करने के लिए होता है, जिसमें हम कुछ क्राइटेरिया का यूज करके डिफरेंट वेज से डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं।
और इसका सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय पैरेंथेसिस। अब बात करते हैं ग्रुप बाय ऑपरेशन की। एनी ग्रुप बाय ऑपरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक ग्रुप बाय ऑपरेशन में इन टाइप्स के ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्ट, सेकंड अप्लाइंग अ फंक्शन एंड थर्ड कंबाइनिंग द रिजल्ट। जब किसी डेटा फ्रेम में हम अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय ऑपरेशन को तो ये 3 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए पहले इंपोर्ट करते हैं पैंडास को। अब उस CSV फाइल को इंपोर्ट करते हैं जिसका हमें यूज करना है। अब इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देते हैं और उस वेरिएबल नेम को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CSV फाइल इंपोर्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन को। df डॉट ग्रुप बाय पैरेंथेसिस, प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब बटन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बाय फंक्शन के पैरामीटर्स को, जो कि है बाय, एक्सेस, लेवल, एज अंडरस्कोर इंडेक्स, सॉर्ट, ग्रुप अंडरस्कोर कीज, स्क्वीज एंड ऑब्जर्व्ड। इनकी डिटेल जानने के लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीटर्स की डिटेल्स यहाँ पर है। बाय में हम इनपुट देते हैं मैपिंग, फंक्शन, लेबल और लिस्ट ऑफ लेबल्स के रूप में। हम मेनली यहाँ पर समझेंगे लेबल को। लेबल का मतलब होता है आपके कॉलम नेम। बाय का यूज करते हैं डिटरमाइन द ग्रुप्स फॉर द ग्रुप बाय। हमें किस वैल्यू को या किस कॉलम को कंसीडर करके ग्रुप करना है उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। वहां पर हम उस लेबल का या कॉलम नेम को इनपुट के रूप में देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पैरामीटर, वो है एक्सिस। एक्सिस में हम इनपुट देंगे 0 या 1 के रूप में। 0 का मतलब रो एंड 1 का मतलब कॉलम। इसका यूज करने पर ये डेटा को स्प्लिट करेगा रोज या कॉलम के अनुसार। फिर नेक्स्ट है लेवल। लेवल में हम इनपुट देंगे इंटीजर या लेवल नेम के रूप में। इफ द एक्सिस इज मल्टी इंडेक्स ग्रुप बाय अ पर्टिकुलर लेवल और लेवल्स। अगर एक्सिस में मल्टी इंडेक्स है, मतलब एक इंडेक्स बार बार रिपीट हुआ है, तब हम लेवल को यूज करेंगे। उसके हिसाब से हम लेवल नेम देकर उसको पर्टिकुलरली स्प्लिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एज अंडरस्कोर इंडेक्स, जिसमें हम बूलियन टाइप में इनपुट देते हैं। इसमें डिफॉल्ट इनपुट होता है ट्रू। इसका यूज हम फॉर एग्रीगेटेड आउटपुट के लिए करते हैं, जब हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट भी बूलियन फॉर्मेट में इनपुट लेगा, जिसमें डिफॉल्ट इनपुट होता है ट्रू। इसका यूज ग्रुप कीज को सॉर्ट करने के लिए होता है। क्योंकि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है तो ये ग्रुप के हर इंडेक्स को सॉर्ट करेगा। तो अगर हम सॉर्ट इक्वल्स टू फॉल्स इनपुट देते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। मतलब हम अपने ऑपरेशन के परफॉर्मेंस को स्पीड अप करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके पहले पैरामीटर को समझते हैं, जो कि है बाय इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें यूज करना है लेबल का या किसी कॉलम नेम का, जिसके हिसाब से हमें इस डेटा फ्रेम को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम नेम सेक्शन। तो इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देते हैं gr1। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें रिटर्न हुआ है डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। जब भी हम डेटा फ्रेम में ग्रुप बाय फंक्शन को कॉल करते हैं तब हमें ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। मतलब यहाँ आउटपुट के रूप में हमें ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अब इसके बाद हम अप्लाई करते हैं gr1 डॉट ग्रुप्स। अब सेक्शन वाले कॉलम के हर एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए ग्रुप्स बन जाएंगे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी मल्टीपल इंडेक्स हैं या वैल्यू हैं उसको एक बार लिया गया है और उसको एक ग्रुप बना दिया गया है। जैसे सेक्शन ए का एक ग्रुप, बी का एक ग्रुप और सी का एक ग्रुप, जिसमें आप देख सकते हैं इंडेक्स सेक्शन ए का इंडेक्स है 0 2 फर्स्ट और थर्ड, और बी का इंडेक्स है 1 मतलब सेकंड, और सी का इंडेक्स है 3 4। इसी तरह हम बाय पैरामीटर में लिस्ट ऑफ लेबल्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लेबल दिया है, अब चलिए 2 लेबल्स का यूज करते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, जो कि यहाँ बाय फर्स्ट पैरामीटर है
इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्टकट तरीके से यूज करेंगे इस तरह, और यहाँ पर हम लेंगे एक लिस्ट और इसमें दूसरा लेबल देते हैं क्लास, और इसको क्लोज कर दिए। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप्ड हो गया है सेक्शन और क्लास के हिसाब से। बी सेक्शन क्लास 10th, सी सेक्शन क्लास 11th, 12th, इस तरह ये ग्रुप्ड हो गया है। तो चलिए देखते हैं ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट कैसा शो होता है। तो चलिए उन ग्रुप्स को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं फॉर यहाँ इसको इटरेट करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑब्जेक्ट्स शो हुए हैं कीज एंड वैल्यूज के रूप में, जहां पर की है सेक्शन ए, बी एंड सी, और इनको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज हैं। तो इस तरह हमारा डेटा फ्रेम ग्रुप्ड हो गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ए बी सी। अब इस सेक्शन वाले ग्रुप को, जिसका वेरिएबल नेम है GR1, इसको हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे लिस्ट वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। उसी तरह हम इस लिस्ट को डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे डेट और यहाँ उसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब हमारा ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है डिक्शनरी में। अब इसके बाद सिंगल ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे गेट अंडरस्कोर ग्रुप फंक्शन का। तो चलिए हम इसको ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास df डॉट ग्रुप बाय, यहाँ पर लेबल देंगे क्लास, और इसके बाद हम यूज करेंगे फंक्शन गेट अंडरस्कोर ग्रुप का पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस में हम वो वैल्यू देंगे, क्लास की कोई वैल्यू देंगे जिसके हिसाब से हमें वो सिंगल ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देते हैं वैल्यू 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू 10 वाली 3 रोज हैं, तो यहाँ पर 3 रोज की वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं 10। अब इसको देते हैं वेरिएबल नेम GR3। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेटा फ्रेम स्प्लिट हो चुका है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लास की जगह यूज करेंगे सेक्शन का। सेक्शन हम यहाँ पर देते हैं सेक्शन ए। तो यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम स्प्लिट हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ए। तो इस तरह हम अपने डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं अप्लाइंग अ फंक्शन इनटू ग्रुप्स ऑपरेशन को। तो अब हम ग्रुप्स में फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं वेरिएबल नेम GR1 डॉट सम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए की वैल्यू जो कि सम हो चुकी है। स्टूडेंट आईडी में आप देख सकते हैं 1001 1003 जो कि ऐड हो चुका है 2004 में। उसी तरह क्लास में हम देख सकते हैं 10 + 10 हो गया 20। अब इसके बाद हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, वो है मीन। तो यहाँ पर सेक्शन के अकॉर्डिंग उन बाकी वैल्यूज का मीन निकल चुका है। यहाँ पर सेक्शन जो कि है की और बाकी सभी हैं वैल्यूज, तो उन सभी का मीन यहाँ पर निकल चुका है। अब इसके बाद यूज करते हैं GR1 डॉट डिस्क्राइब। तो चलिए मैं यहाँ पर साइज को डिक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको डिफरेंट टाइप के वैल्यूज मिल चुकी हैं, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन। तो अभी हमने यहाँ पर सिंगल फंक्शन का यूज किया है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे मल्टीपल फंक्शंस का।
तो मल्टीपल फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं एग्रीगेट मेथड के द्वारा। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं gr1 डॉट, अब यहाँ पर हम एग्रीगेट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं agg जो कि है एग्रीगेट, अब उसके बाद लेते हैं सम मैक्स एंड लास्ट में ले लेते हैं चलिए मीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस ग्रुप में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को अप्लाई किया है जो कि है सम, मैक्स एंड मीन। तो इस तरह हम स्प्लिट किए गए ग्रुप्स में फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अप्लाई किया ग्रुप बाय फंक्शन को जो कि हमें रिटर्न करता है डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। फिर हमने अपने डेटा फ्रेम को सेक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में स्प्लिट किया और उसके बाद हमने फॉर लूप का यूज किया जो कि रिटर्न करता है ग्रुप डेटा फ्रेम को, और उसके बाद हमने उस स्प्लिट डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने गेट अंडरस्कोर ग्रुप फंक्शन का यूज करके एक सिंगल ग्रुप में स्प्लिट किया। यहाँ पर हमने क्लास के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया और यहाँ पर हमने सेक्शन के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया और उसके बाद हमने फंक्शंस को अप्लाई किया और लास्ट में हमने मल्टीपल फंक्शन सम फंक्शंस अप्लाई किए। तो चलिए आज हम कीज मतलब पैंडास मर्ज फंक्शन का यूज करके हम मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को कनेक्ट कर सकते हैं बाय कॉलम्स और इंडेक्सेस based on one or more keys. Merge as the entry point for all standard database join operation between data frame objects. मतलब ये डेटा फ्रेम्स के जॉइन ऑपरेशन का एंट्री पॉइंट होता है। जो भी SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज पर वर्क करता है वो मर्ज फंक्शन से फेमिलियर होगा। अगर आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल CSV फाइल्स को या डेटा फ्रेम्स को सिंगल डेटा फ्रेम में मर्ज करना होगा। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए यहां पर पहले पैंडास को इंपोर्ट करते हैं। और यहां पर हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, डेटा फ्रेम 1 pd डॉट डेटा फ्रेम पैरेंथेसिस। अब डेटा फ्रेम को हम कई डिफरेंट मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिक्शनरी का। डेटा फ्रेम को डिफरेंट वेज से कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए हमने सेपरेट ट्यूटोरियल बनाया है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी की मदद से। तो यहाँ हम लेते हैं की के रूप में ID और यहाँ पर हम वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद एक और की लेते हैं क्लास और इसमें वैल्यू देते हैं 9 10 11 12। तो चलिए इस डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एरर मिला है क्योंकि यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। तो ये हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब क्रिएट करते हैं सेकंड डेटा फ्रेम। उसके लिए इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर देते हैं डेटा फ्रेम 2, ID सेम रखते हैं और यहाँ पर हम रखते हैं नेम। तो ये हमारा सेकंड डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो गया। तो चलिए अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। अब उसके लिए हम यहाँ पर सिंटेक्स यूज करेंगे pd डॉट मर्ज पैरेंथेसिस। अब मर्ज फंक्शन के पैरामीटर्स को जानने के लिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब बटन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पैरामीटर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है लेफ्ट, सेकंड पैरामीटर राइट, हाउ, ऑन, लेफ्ट एंड सो ऑन। तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं लेफ्ट यानी फर्स्ट पैरामीटर को। डेटा फ्रेम टू बी मर्ज्ड ऑन लेफ्ट साइड
मतलब जो आउटपुट होगा उसमें लेफ्ट साइड में कौन सा डेटा फ्रेम होगा, उसके लिए हम फर्स्ट में यानी फर्स्ट पैरामीटर की जगह उस डेटा फ्रेम को देंगे। एंड सेकंड पैरामीटर है राइट, जिसमें इनपुट है डेटा फ्रेम, मतलब राइट साइड में डेटा फ्रेम टू बी मर्ज्ड ऑन राइट साइड में कौन सा डेटा फ्रेम होगा, इसके लिए हम यहाँ पर उस डेटा फ्रेम को इनपुट के रूप में देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं फर्स्ट डेटा फ्रेम और उसके बाद रखते हैं सेकेंड डेटा फ्रेम। अब दोनों डेटा फ्रेम में आप देख सकते हैं कि आईडी वाला कॉलम सेम है। अब यहाँ पर हमें आईडी को सेम रखना है पर क्लास एंड नेम को अलग अलग रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरामीटर, वो है ऑन। ऑन पैरामीटर इनपुट लेता है लेबल और लिस्ट के रूप में। लेबल जब सिर्फ एक कॉलम का इनपुट देना हो और लिस्ट जब मल्टीपल कॉलम्स का इनपुट देना हो, मतलब कितने कॉलम्स को आप की के रूप में डेटा फ्रेम में रखना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पर की वैल्यू देते हैं ऑन आईडी। यहाँ पर ऑन पैरामीटर की यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी इंडेक्स दे रहे हैं या कॉलम नेम दे रहे हैं वो दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन होना चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दोनों डेटा फ्रेम मर्ज हो गई है। पहले डेटा फ्रेम में कॉलम थे आईडी एंड क्लास, सेकेंड में था आईडी एंड नेम, जो कि दोनों मर्ज हो गया है। यहाँ पर आईडी कॉमन था इसलिए हमने ऑन पैरामीटर का यूज करके उसको कॉमन कर दिया, उसको की के रूप में ले लिया। तो इस तरह अगर हम क्लास एंड नेम की पोजीशन को चेंज करना चाहें, मतलब डेटा फ्रेम्स की पोजीशन को चेंज करना चाहें, तो यहाँ से हम लेफ्ट और राइट पैरामीटर का यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर लेते हैं सेकेंड डेटा फ्रेम और यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट डेटा फ्रेम। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी वाला कॉलम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कि फर्स्ट में था क्लास वो अब चेंज हो गया है नेम में। तो इस तरह लेफ्ट एंड राइट पैरामीटर का यूज करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा डेटा फ्रेम कौन सी साइड में होगा। अब चलिए अगर आईडी जो यहाँ पर सेम है अगर वो सेम ना हो तब क्या होता है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 रोज ही प्रिंट हुई है, क्योंकि आईडी वाले कॉलम में सिर्फ 3 रोज में ही सिमिलर आइटम्स थे 1, 2 एंड 3 एंड फोर्थ वाले रो में यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 5 है जो कि डिफरेंट है। यहाँ पर आइटम सिमिलर ना होने के कारण यहाँ पर वो प्रिंट नहीं हुआ है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर वो है हाउ। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट लेता है लेफ्ट, राइट, आउटर एंड इनर के रूप में। डिफॉल्ट होता है इनर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है इंटरसेक्शन, मतलब डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2 में जो भी वैल्यू कॉमन है सिर्फ वही वैल्यूज मर्ज हुई हैं और डिफरेंट वैल्यूज मर्ज नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर हाउ पैरामीटर में डिफॉल्ट लिया गया है इनर को। इनर को आप समझ सकते हैं इंटरसेक्शन, जो कि दोनों डेटा फ्रेम्स में कॉमन होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं हाउ पैरामीटर इक्वल्स टू इनर। तो देखेंगे यहाँ पर ये सेम रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं हाउ पैरामीटर में हम कितने टाइप इनपुट दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम इनपुट देते हैं लेफ्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला है वो आउटपुट हमें मिला है लेफ्ट डेटा फ्रेम के हिसाब से। लेफ्ट डेटा फ्रेम था हमारा डेटा फ्रेम 1। तो डेटा फ्रेम 1 में आप देख सकते हैं आईडी वाले कॉलम में वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड क्लास वाले कॉलम में है 9 10 11 12। और डेटा फ्रेम 2 में आईडी वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 है एंड नेम है ABCD। और यहाँ पर क्या हमें मिला है 1 2 3 4
एंड 9 10 11 12 जो कि था फर्स्ट डेटा फ्रेम, एंड सेकेंड डेटा फ्रेम का 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, और नेम में ए बी सी तीनों में इंटरसेक्शन था लेकिन डी में इंटरसेक्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 5 थी, इसलिए वो कॉमन वैल्यू नहीं होने के कारण यहाँ पर वो प्रिंट हुआ है नैन, नॉट अ नंबर, मतलब मिसिंग वैल्यू। चलिए हम नेक्स्ट इनपुट देते हैं, वो है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट डेटा फ्रेम के हिसाब से हमें आउटपुट मिला है जिसमें वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 और नेम की वैल्यूज थी ए बी सी डी, और यहाँ पर क्लास जो कि इंटरसेक्शन नहीं था इसलिए यहाँ पर हमें 9 मिला है। अब हमें सभी की सभी वैल्यूज को प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पर 4 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम हाउ में इनपुट देंगे आउटर, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आउटर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो आउटर का मतलब होता है सभी डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। अब ये जानना हो कि कौन सी वैल्यूज कौन से कॉलम को बिलोंग करती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पैरामीटर का यूज करेंगे, वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे ट्रू। इंडिकेटर पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू लेता है फॉल्स, तो इसलिए हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में क्लास और नेम वाली वैल्यू दोनों डेटा फ्रेम में है, उसी तरह 10 एंड बी भी दोनों डेटा फ्रेम में है बोथ, लेकिन 12 वाली वैल्यू जो कि सिर्फ लेफ्ट ओनली मतलब फर्स्ट डेटा फ्रेम में है, और डी वाली वैल्यू राइट ओनली मतलब सेकेंड डेटा फ्रेम में अवेलेबल है। तो इस तरह ईच रो की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम यूज करेंगे इंडिकेटर पैरामीटर का, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम के रूप में अंडरस्कोर मर्ज के रूप में यहाँ पर ऐड हो जाता है, जो हमें ईच रो की इंफॉर्मेशन देता है इस प्रकार। अब आगे हम समझते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को। उसके लिए हम कॉल करते हैं df1 और df2 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी की वैल्यूज जो कि 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 में आईडी वाले कॉलम में कुछ वैल्यूज फर्स्ट डेटा फ्रेम से सिमिलर हैं। अगर सभी वैल्यूज डिफरेंट हो और उसको हमें शो करना हो तो उसके लिए चलिए डेटा फ्रेम 2 को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको चेंज करेंगे 5 6 7 8। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा फ्रेम 1 में आईडी वाले कॉलम की वैल्यूज है 1 2 3 4 और डेटा फ्रेम 2 में वैल्यूज हैं 5 6 7 8, मतलब दोनों वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब हमें इन दोनों इंडेक्स को शो करना है हमारे मर्ज्ड मतलब हमारे रिजल्ट डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरामीटर्स लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स और राइट अंडरस्कोर इंडेक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी अंडरस्कोर एक्स और आईडी अंडरस्कोर वाई के रूप में यहाँ पर हमारे दोनों इंडेक्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह हम इन दोनों पैरामीटर्स का यूज तब करते हैं जब हमारे पास मल्टी इंडेक्स हो। हमारे पास अगर मल्टी इंडेक्स हो और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो तो उनको शो करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। यहाँ दोनों डेटा फ्रेम में कोई भी कॉलम सेम वैल्यू नहीं रखती है, तो अगर हम इन पैरामीटर्स का यूज ना करें तो देखिए क्या होता है, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, इसलिए हमें इन पैरामीटर्स का यूज करना नेसेसरी है।
ताकि वो डिफरेंट आईडी वाले कॉलम्स हमें शो हों। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज करते समय राइट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज करना जरूरी है, या राइट अंडरस्कोर ऑन पैरामीटर का यूज करना जरूरी है, नहीं तो ये एरर शो करेगा। अब यहाँ पर इंडेक्स को छोड़ के अगर क्लास वाले 2 कॉलम्स हों तो उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए चलिए हम डेटा फ्रेम 1 को लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसी को कॉपी करके नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं और यहाँ पर नेम देते हैं डेटा फ्रेम 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों डेटा फ्रेम बिल्कुल सेम है। तो चलिए अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स देंगे आईडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी जो कि सिमिलर था वो इंडेक्स के रूप में यहाँ पर है, लेकिन जो हमारी क्लास वाली कॉलम थी वो सिमिलर वैल्यूज होने के कारण इस प्रकार शो हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डेटा फ्रेम की हैं। इस पर तो हमने पैरामीटर दिया है पर क्लास में हमने पैरामीटर नहीं दिया है, इसलिए ये इस तरह शो हो रही हैं। यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर वर्क कर रहा है वो है सफिक्सेस, जो कि इनपुट लेता है टपल या लिस्ट में सफिक्स टू अप्लाई टू ओवरलैपिंग कॉलम नेम्स इन द लेफ्ट एंड राइट साइड रिस्पेक्टिवली। ये उन सेम टाइप के नेम वाले कॉलम्स को इस तरह शो करता है _x _y। यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे सफिक्स पैरामीटर का, सफिक्सेस इक्वल्स टू वैल्यू देनी है हमें टपल में। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं _higher एंड _middle। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x एंड y की जगह यहाँ पर _higher एंड _middle इसमें चेंज हो गया है। तो इस तरह मर्ज फंक्शन और उसके पैरामीटर्स का यूज करके मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए आज जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए डिक्शनरी की मदद से, फिर उन दोनों को मर्ज किया। यहाँ पर हमने ऑन पैरामीटर को समझा जो कि सेम इंडेक्स को की के रूप में प्रेजेंट करता है, और उसके बाद हमने समझा हाउ पैरामीटर को। हाउ पैरामीटर में हम डेटा फ्रेम्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से डेटा फ्रेम को हमें प्रिंट करना है, और ये भी कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज कौन से साइड में चाहिए। और उसके बाद हमने इंडिकेटर पैरामीटर को समझा जिसमें ट्रू पास करने पर ये नया कॉलम क्रिएट करता है और रोज की इंफॉर्मेशन देता है। और उसके बाद हमने लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स और राइट अंडरस्कोर इंडेक्स पैरामीटर को समझा जो कि सेम टाइप के इंडेक्स या मल्टीपल इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है। और उसके बाद हमने सफिक्सेस पैरामीटर को समझा। तो आई होप आपको मर्ज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के आज के इस पाइथन पैंडास ट्यूटोरियल पार्ट 18 में हम डिस्कस करेंगे पैंडास कनकेट फंक्शन को। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पैंडास मर्जिंग फंक्शन को समझा था कि इसकी मदद से हम कैसे मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को सिंगल डेटा फ्रेम में मर्ज कर सकते हैं, और इसके सम पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पैंडास कनकेट फंक्शन को समझेंगे। What is pandas concate function? Pandas provides various facilities for easily combining together series, data frame and panel objects। मतलब series, data frame and panel objects को आपस में कंबाइन करने के लिए pandas various facilities प्रोवाइड करता है, जो कि है merge, join, concate, etc, जिसमें हमने merge फंक्शन को कवर किया है और अभी हम यूज करेंगे concate फंक्शन को।
टू कंबाइन मल्टीपल सीरीजेस और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। numpy में भी फंक्शन होता है concat, जिसकी मदद से हम मल्टीपल रॉ numpy एरेस को कंबाइन कर सकते हैं, और pandas के concat फंक्शन से सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल ऑब्जेक्ट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। इस फंक्शन का सिंटेक्स होता है pandas.concat पैरेंथेसिस। अब देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ pandas concat फंक्शन। इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये हैं जिनके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके लिए हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो चलिए अब pandas को इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए इसके बाद टू सीरीज को हम कंबाइन करते हैं या कनकेट करते हैं यूजिंग कनकेट फंक्शन। तो उसके लिए चलिए सीरीज को क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करते हैं pd.series पैरेंथेसिस। अब सीरीज को हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट या डिक्शनरी की मदद से। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लिस्ट का, और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 0, 1, 2, और इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देंगे sr1। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सीरीज क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी मदद से हम सेकंड सीरीज क्रिएट करेंगे। उसको वेरिएबल नेम देते हैं 2, और यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमारी दो सीरीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब चलिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे pd.concat पैरेंथेसिस। तो चलिए अब यहाँ पर हम concat फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब बटन को, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पैरामीटर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि है ऑप्स, एक्सिस, जॉइन एटसेट्रा। तो अभी हम यूज करेंगे फर्स्ट पैरामीटर, वो है ऑप्स। इसकी डिटेल जानने के लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ऑप्स इनपुट लेता है अ सीक्वेंस और मैपिंग ऑफ सीरीज और डेटा फ्रेम या पैनल ऑब्जेक्ट्स के रूप में। तो चलिए हम यहाँ पर इनपुट देते हैं सीरीज को। उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट। आप डेटा फ्रेम या सीरीज या पैनल ऑब्जेक्ट कुछ भी यूज करें, उसको इनपुट में देने के लिए आपको यूज करना है लिस्ट का। तो चलिए यहाँ पर हम उनके वेरिएबल नेम्स को देते हैं sr1, sr2। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टू सीरीजेस सक्सेसफुली कनकेट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट सीरीज थी 0, 1, 2, 0, 1, 2, फिर 3, 4, 5। अभी यहाँ पर हमने टू इक्वल एलिमेंट्स वाली सीरीजेस को कनकेट किया है, लेकिन हम अनइक्वल सीरीज को भी कनकेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, 7। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब इनको कनकेट करते हैं। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद इस कमांड को फिर से कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टू अनइक्वल सीरीजेस सक्सेसफुली कनकेट हो चुका है। तो अब सीरीज के बाद हम कनकेट करेंगे या कंबाइन करेंगे टू डेटा फ्रेम्स को। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं pd.data फ्रेम पैरेंथेसिस। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उसके लिए हमने सेपरेट ट्यूटोरियल बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिक्शनरी का। हम डिक्शनरी की मदद से डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले लेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें कीज एंड वैल्यूज होती हैं, तो हम पहले देते हैं की। फर्स्ट की लेते हैं id। अब उसमें हम वैल्यूज देते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और नेक्स्ट की लेते हैं हम नेम। तो चलिए यहां पर लेते हैं और इसके बाद लेते हैं क्लास। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी कीज होंगी उनमें इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए।
नहीं तो ये एरर शो करेगा। तो चलिए इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देते हैं df1 और उस कमांड को कॉल करते हैं। तो यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब ऐसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। यहाँ वेरिएबल नेम चेंज करेंगे और आईडी को भी चेंज करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं वैल्यूज 5 6 7 8। नेम्स देते हैं यहाँ पर ई और क्लास यहाँ पर देते हैं चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा दूसरा डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब इन दोनों डेटा फ्रेम्स को कनकेट करते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे pd.concat और पैरेंथेसिस में हम देंगे लिस्ट और लिस्ट के अंदर उन डेटा फ्रेम्स के वेरिएबल नेम देते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2 दोनों कनकेट या कंबाइन हो चुका है। डेटा फ्रेम 1 में वैल्यूज थी ABCD और डेटा फ्रेम 2 में EFGH और क्लास की वैल्यूज थी 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12। तो इस तरह पहले डेटा फ्रेम के नीचे दूसरा डेटा फ्रेम कंबाइन हुआ है, लाइक स्टैकिंग। तो हमें यहाँ ऊपर में डेटा फ्रेम 1 की जगह डेटा फ्रेम 2 चाहिए, तो हम उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे df2 और उसके बाद लेंगे df1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों डेटा फ्रेम की पोजीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर वैल्यूज हैं df2 की EFGH एंड यहाँ पर वैल्यूज है df1 की ABCD। तो इस तरह उन पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा डेटा फ्रेम्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेटा फ्रेम देख रहे हैं वो एक के बाद एक शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर वर्क कर रहा है एक्सिस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है एक्सिस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होता है इंडेक्स या रो। तो यहाँ पर जो कंकेटनेशन होगा वो रो वाइज होगा, मतलब फर्स्ट डेटा फ्रेम के रोज कंप्लीट होने के बाद सेकेंड डेटा फ्रेम के रोज स्टार्ट होंगे। हम उनको कॉलम्स के अनुसार भी कंकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक्सिस इक्वल्स टू 1, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम 1 के बाद अब डेटा फ्रेम 2 हमको इस तरह शो हो रहा है, मतलब कॉलम वाइज। यहाँ पर उन दोनों डेटा फ्रेम्स का कंकेटनेशन हुआ है कॉलम वाइज। फर्स्ट के कॉलम कंप्लीट होने के बाद अब सेकेंड डेटा फ्रेम के कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह हम एक्सिस पैरामीटर का यूज करके इनको इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉलम वाइज कंकेट हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स 0 1 2 3। लेकिन अगर हम इसको रो वाइज कंकेट करते हैं तब इसकी एक्सिस सही फॉर्मेट में नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिर से चेंज कर लेते हैं 1 और यहाँ पर रखते हैं 2 और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं एक्सिस इक्वल्स टू 0। अगर ये पास हम ना करें उसके बाद भी ये वैसे ही वर्क करेगा। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो वाइज कंकेट हो चुका है, लेकिन इसमें जो इंडेक्स है 0 1 2 3 उसके बाद फिर से 0 1 2 3 ये इंडेक्स आ चुका है। अगर हमें इसको सिस्टमेटिक रूप से रखना है तो उसके लिए हम जो पैरामीटर पास करेंगे वो है इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। तो उसके लिए हम एक्सिस के बाद यहां पर देते हैं इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू। इसके बारे में समझने के लिए शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं। तो यहां पर देखते हैं इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। ये बुलियन फॉर्मेट में इनपुट लेता है, मतलब ट्रू फॉल्स में, और यहां पर डिफॉल्ट इनपुट होता है फॉल्स। तो चलिए इसको हम ट्रू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स अब सिस्टमेटिक हो चुका है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हम इस पैरामीटर का यूज करके इंडेक्स को सिस्टमेटिक रूप से रख सकते हैं। अब इसके बाद कनकेट फंक्शन में बाकी पैरामीटर्स को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने टू सीरीज क्रिएट किया और उनको कनकेट किया या कंबाइन किया, और उसके बाद हमने टू डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए और उन दोनों को कंबाइन किया, और उसके बाद हमने एक्सिस पैरामीटर को समझा। एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करते हैं तो कंकेटनेशन कॉलम वाइज होता है, अगर एक्सिस इक्वल्स टू 0 होता है तो कंकेटनेशन रो वाइज होता है। और उसके बाद हमने समझा इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स पैरामीटर को, जिसमें अगर हम ट्रू पास करते हैं तो इंडेक्स 0 to n में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर इंडेक्स कन्वर्ट हो जाता है अलोंग द कंकेटनेशन, मतलब फर्स्ट डेटा फ्रेम के बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ सेकेंड डेटा फ्रेम तो इंडेक्स स्टार्ट होगा उसके बाद से। यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसके कोड्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप आपको पैंडास कनकेट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए आप खुद से प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट आता है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अब पैंडास कनकेट फंक्शन के बाकी पैरामीटर्स जॉइन अंडरस्कोर एक्सेस कीज एंड सॉर्ट को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।